हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट के 5 मेजर जो केसेस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं, उसके बारे में डिस्कस करूँगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जो 5 मेजर केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बना था 1872 में, मतलब इसको बनाया था ब्रिटिशर्स ने। और इस एक्ट को बनाते टाइम उनके पास इंस्पिरेशन जो क्या था, इंग्लैंड में जो एग्जिस्टिंग लॉज थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो मेजॉरिटी ऑफ लैंडमार्क केसेस है और मेजॉरिटी ऑफ लीडिंग केसेस है वो इंग्लिश केसेस हैं। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे केसेस की जो बहुत ज़्यादा लैंडमार्क केसेस हैं और इंग्लिश लॉ से रिलेटेड हैं। ओके, तो ये केस है बल्फर वर्सेस बल्फर का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेम सरनेम किसके होते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ के भी होते हैं और ब्रदर सिस्टर के होते हैं। हाँ, सभी के होते हैं मोस्टली, जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं। रिलेटिव्स की नहीं, अगर हम बात करें भाई बहनों की या फिर अपने हस्बैंड वाइफ की, तो मोस्टली जो हमारा सरनेम होता है वो सेम ही होता है। तो ये केस है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें हस्बैंड और वाइफ रहने वाले होते हैं सीलोन के, मतलब कि श्रीलंका के, और हॉलीडेज़ मनाने चले जाते हैं इंग्लैंड। जैसे लोग घूमने भी जाते हैं तो वो इंग्लैंड चले जाते हैं। हॉलीडेज़ ख़त्म होने के बाद इंग्लैंड से सीलोन वापसी की बात आती है। तो उनकी जो वाइफ है मिस्टर बल्फर की, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उन्हें यह एडवाइस मिलती है कि कुछ दिन के लिए इंग्लैंड में ही रुक जाएं और वापस सीलोन नहीं जाएं। तो जो मिसेज़ बल्फर के हस्बैंड होते हैं, उन्हें काम होता है। तो जो हस्बैंड है सीलोन वापस उनको आना पड़ता है और वाइफ इंग्लैंड में ही रहती है। इसी बात पर जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में यह एक एग्रीमेंट होता है। यह एग्रीमेंट होता है कि मिस्टर बल्फर जो हैं, मिस्टर बल्फर को एज अ अलाउंस और एज अ मेंटेनेंस हर महीने 30 पाउंड भेजने पड़ेंगे। और जो एग्रीमेंट है, मिस्टर बल्फर मिसेस बल्फर को हर महीने 30 पाउंड भेजेंगे। या कुछ टाइम तक तो चलता है, मतलब वो कुछ दिन तक तो भेजते हैं उनको पैसे, और थोड़े ही टाइम बाद उन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मिस्टर बल्फर जो होते हैं वो 30 पाउंड अलाउंस है ये भेजना बंद कर देते हैं। तो मिसेस बल्फर होती हैं, वो केस फाइल करती हैं बल्फर वर्सेस बल्फर का, जो कि इस अमाउंट को रिकवर कर सकें। तो अब देख लेते हैं कि कोर्ट ने इस क्या कहा है। तो कोर्ट ने जो कोर्ट है इस केस को डिसमिस कर देती है। और जो लैंड आर्टकिन हैं, उन्होंने कहा कि दो लोगों के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट और बहुत सारे एग्रीमेंट हो सकते हैं, पर यह ज़रूरी नहीं है कि सारे एग्रीमेंट एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बने। कोई भी इंसान ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस पर यह नहीं कहेगा कि जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा चलो, दोस्तों के बीच में या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो एग्रीमेंट करते टाइम दोनों का ये इंटेंशन नहीं होता है कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करें। और अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं पर भी यह नहीं कहता है कि ऑफ़र करते वक्त या एक्सेप्टेंस करते वक्त या कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम दोनों पार्टीज़ के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन एंटर करें, जो इंटेंशन होना चाहिए। पर इंग्लिश लॉ में इस पॉइंट पर बहुत सारे क्लियर हैं कि बहुत सेटल्ड, और यह कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते टाइम दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉमन इंटेंशन होना चाहिए कि वो दोनों पार्टीज़ कॉमन जो लीगल ऑब्लिगेशन में एंटर कर रहे हैं। इसी सब्जेक्ट को इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन का जो ऑब्लिगेशन है उसे कहा गया है। तो दूसरा, अगर हम बात करें तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर हम सेकंड केस देख लेते हैं, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो ये केस है, सेकंड केस हमारा, ये केस रिलेटेड करता है कम्युनिकेशन के टॉपिक से। और इस केस से पहले अगर हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं
ठीक है, मान लेते हैं कि एक स्विमिंग पूल है और मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति इस स्विमिंग पूल को 10 मिनट में पूरा क्रॉस कर लेता है तो मैं उसको 10,000 रुपये दूँगी। तो अब क्या होता है कि स्विमिंग पूल के पास 2 दोस्त रहते हैं जिन्होंने मेरा ये ऑफ़र सुना ही नहीं होता है, और तो अब एक दोस्त दूसरे दोस्त को धक्का दे देता है मस्ती करते टाइम, और अपनी जान बचाने के लिए वो 5 मिनट में स्विमिंग पूल को क्रॉस कर लेता है। तो क्या मुझे उसे पैसे देने चाहिए? I mean 10,000 रुपये देने चाहिए? क्या लगता है? तो चलिए जान लेते हैं लैंडमार्क केस के थ्रू जो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में क्या हुआ था। तो पहले हम पार्टीज़ को जान लेते हैं कि कौन किसको केस फाइल करता है। ठीक है, जो प्लेंटिफ होता है वो लालमन शुक्ला होता है और जो डिफेंडेंट होती हैं वो गौरी दत्ता होती हैं, और जो प्लेंटिफ है लालमन शुक्ला तो जो गौरी दत्त हैं उनके सर्वेंट भी होते हैं। तो अब हम इस केस में देख लेते हैं कि क्या होता है कि गौरी दत्त का जो नेफ्यू होता है, जो उनके नेफ्यू हैं, वो घर छोड़कर कहीं चले जाता है। तो गौरी दत्त अपने सर्वेंट को यानी कि जो लालमन शुक्ला हैं उनको कहती हैं कि जाओ और मेरे जो नेफ्यू है उसको ढूंढ कर लेके आओ। तो जैसे ही लालमन शुक्ला हैं उनके नेफ्यू को ढूंढने निकलते हैं, वैसे ही जो गौरी दत्त होती हैं वो बहुत सारे ना पैम्पलेट्स बंटवाने लग जाती हैं। कहती हैं कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आएगा उसे मैं 501 रुपये का रिवॉर्ड दूंगी। तो अब इन सब से अनजान बेचारे लालमन शुक्ला हैं वो गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढ कर लेके आ जाते हैं, और गौरी दत्त हैं उनको इन्फॉर्म भी कर देते हैं। और जो इन सारी चीज़ों के बाद जो लालमन शुक्ला हैं शुक्ला को इस रिवॉर्ड का पता चलता है और इस रिवॉर्ड को क्लेम करना चाहते हैं। जो लालमन शुक्ला हैं उस रिवॉर्ड को लेना भी चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक केस फाइल किया। जो केस का नाम होता है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये जो लालमन शुक्ला होते हैं उन्होंने केस फाइल किया होता है कि वो रिवॉर्ड को क्लेम कर सकें, इसलिए वो केस फाइल करते हैं। तो उन्होंने केस फाइल तो कर दिया था, तो अब देख लेते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है। ठीक है, तो जो लालमन शुक्ला की बात है वो सीधे कोर्ट तक पहुंचती है, और तो कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया और जस्टिस बैनर्जी ने ये बोला कि इस रिवॉर्ड को आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। पर जब आपको इस ऑफ़र की नॉलेज ही नहीं है, जो ऑफ़र उन्होंने जो गौरी दत्त हैं उन्होंने जब ये ऑफ़र निकाला था तो उनको लालमन शुक्ला को तो इस ऑफ़र के बारे में पता ही नहीं था, तो उनको इस बारे में नॉलेज ही नहीं थी। तब आपको इसकी एक्सेप्ट है कैसे कर सकते हैं? तो जब आप इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो तो आप दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? मतलब कि दे कैन नॉट बी एक्सेप्टेंस, दे कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफ़र। अच्छा, अगर हम जनरली पब्लिकली कोई भी ऑफ़र आता है या रिवॉर्ड आता है तो नॉर्मली अगर आप उसके टर्म और कंडीशंस फुलफ़िल कर लो तो एक्सेप्टेंस हो जाता है। पर अगर इस केस की बात करें तो इस केस में एक डिफरेंट बात थी कि जो रिवॉर्ड है वो कम मिलेगा जब आप नेफ्यू को ढूंढ लोगे, पर नेफ्यू को ढूंढ कर लाना जो लालमन शुक्ला हैं उनकी एज अ सर्वेंट ड्यूटी भी थी कि तो अगर वो उस नेफ्यू को ढूंढ कर ला रहे हैं तो वो रिवॉर्ड को फुलफिलमेंट नहीं है, वो उनकी ड्यूटी का फुलफिलमेंट है और इसीलिए उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो हमने लालमन शुक्ला के केस में हमने यह जाना है कि नॉलेज ऑफ ऑफ़र, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र इज़ नेसेसरी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल
ओके। तो इससे पहले अगर केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक शैम्पू की कंपनी है, ये एडवर्टाइजमेंट करती है कि अगर आप हमारा शैम्पू यूज़ करते हैं तो उसके बाद अगर आपको हेयर फॉल होता है तो हम आपको 1000 रुपये देंगे। इस केस में ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए क्या आप कंपनी को नोट लिखेंगे या कहेंगे कि आप जो हम आपका शैम्पू का जो प्रपोज़ल है एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या आप ऐसा करेंगे क्या कि कोई भी ऐसा करना चाहिए? जानते हैं। तो इस केस का जो आंसर है वो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में देख लेते हैं। तो एक कंपनी होती है जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट डालती है और ये कहती है कि अगर कोई भी हमारा कार्बोलिक स्मोक बॉल उनका एक प्रोडक्ट होता है, जो कार्बोलिक स्मोक बॉल है वो एक उनका प्रोडक्ट होता है, अगर आप इसे डिस्क्रिप्शन के साथ यूज़ करेंगे और इसका उसके बाद भी एक उनका डिस्क्रिप्शन में उन्होंने एक डिसीज़ के नाम भी डाल रखे होते हैं, जिसमें से जैसे कि इन्फ्लुएंज़ा, कोल्ड या कोई भी ऐसी बीमारी का कांटेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई भी बीमारी उसको कांटेक्ट करती है, तो हम आपको 100 पाउंड देंगे। वहाँ की करेंसी होती है, इसमें भी लिखा हुआ है 200। आई मीन मैं कंफर्म भी नहीं हूँ, देख लेना एक बार आप। तो आपने इस एडवर्टाइज में सिंप्लिसिटी दिखाने के लिए यह भी कहते हैं कि हमने अलायंस बैंक में 1000 पाउंड जमा भी कर रखे हैं। तो अब क्या होता है कि जो कार्लिल उनके ऑर्डर का एडवर्टाइजमेंट को और जो उसके डिस्क्रिप्शंस के हिसाब से वो यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद उसको ना इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है, तो वो कंपनी से रिवॉर्ड जो 100 पाउंड का क्लेम करती है, जिसके लिए वह केस फाइल करती है, जिस केस का नाम होता है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। ओके। तो आप लोगों को पता है कि मैंने अभी एक केस लॉ बताया था, लालमन शुक्ला का केस भी पता है और एक शैम्पू वाला केस भी। तो जो एग्ज़ाम्पल मैंने बताए हैं, तो बताओ इस केस में क्या होगा? बताओ, किसी को आइडिया है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसके बाद इस ऐड के ज़रिए बस गैदरिंग करने का एक तरीका था, जो उसने डाला था, उससे क्या हो सकता था? सिर्फ एक गैदरिंग, मतलब कि जो उसकी लोगों में ज़्यादा गैदरिंग हो सके। तो चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोर्ट ने कहा कि ये एक वेग ऑफ़र नहीं है, एक डेफिनेट ऑफ़र है। जो कंपनी ने ही कहा था कि जो कार्बोलिक स्मोक बॉल है उसे यूज़ करते टाइम कोई भी डिसीज़ कांटेक्ट करते हैं तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये वेग ऑफ़र नहीं है, तो एक डेफिनेट ऑफ़र है। तो जो सेकंड पॉइंट अगर देखें तो कोर्ट ने कहा कि आपने ही जो ऐड में कहा है कि हमने ही जो अलायंस हैं बैंक में 1000 पाउंड जमा करा रखे हैं, तो यह लिखना आपको ऐड में सीरियसनेस दिखाता है। तो अब आप इस ऐड को जो डफिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं कह सकते हैं। इसके बाद जो कोर्ट ने कहा कि अगर कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग इसके प्रोडक्ट कैसे यूज़ कर रहे हैं और डिसीज़ कैसे कांटेक्ट कर रही है, तो कंपनी कैसे, तो ये कंपनी की प्रॉब्लम है। जब आपने ऐड दिया, रिवॉर्ड दिया, तो जो पीपल कर रहे हैं उस असरटेन कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो कंपनी की प्रॉब्लम है। कोर्ट और लॉ इसमें कुछ नहीं कर सकती है। ये केस लॉ था। और जो बाकी के और हमारा जो फोर्थ केस है वो है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है और लैंडमार्क केस भी है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमारा फिफ्थ केस है वो हमारा केस लॉ है चिनैया वर्सेस रमैया। ये तो बहुत छोटा है। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें ये दोनों टॉपिक को कवर कर दूंगी, जो दोनों केस लॉ है उसमें। ये इसका जो लिंक है वो आई होप मैं कल ही अपलोड कर दूं, तो देखना ना भूलें दोनों वीडियोस को। थैंक यू ऑल।
और थैंक्स अगेन वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस को मैं रोज़ अपलोड करूँगी।